गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था कोशिका कला अभिगमन, जिसे अपन बोल रहे थे सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। उसमें अपन ने ये जाना था कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिव परमिएबल या चयनात्मक पारगम्य होती है। जितनी भी जैविक कलाएं हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जिन्हें बोलते हैं, वो सिलेक्टिव परमिएबल या चयनात्मक पारगम्य होती है। उसके बाद इसको अपन ने दो विधियों में बांटा था। पहली विधि थी निष्क्रिय परिवहन, जिसे अपन बोल रहे थे पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में आगे अपन ने ये चर्चा की थी कि कोई अणु है या जल है, जल के अणु है या कोई आयन है, वो अपनी अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्रिया करे या गमन करे तो वो क्या कहलाएगा? डिफ्यूजन या विसरण। लेकिन अपन बात कर रहे हैं निष्क्रिय परिवहन की, तो निष्क्रिय परिवहन में भी बात वही है। कोई भी आयन है या कार्बनिक पदार्थ है, जैसे अमीनो एसिड है, शुगर है, वो बहुत ही धीमी गति से अपनी अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं या परिवहन करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा खर्च नहीं होती है, इसीलिए इसे निष्क्रिय परिवहन कहा जाता है। जैसे टंकी वाला एग्जाम्पल लिया था अपन ने कि बाथरूम के ऊपर जो टंकी रखी हुई है, जो अगर वो भरी हुई है तो उसमें से ऑटोमेटिक पानी नल खोलते ही आने लगेगा, उसमें किसी भी प्रकार की अपन को मोटर चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो था अपना निष्क्रिय परिवहन। उसमें अपन ने ये भी जाना था कि ये जो ट्रांसपोर्ट या परिवहन की जो दिशा है एवं जो मात्रा है वो पदार्थों की सांद्रता प्रवणता, जिसे अपन बोल रहे थे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, पर निर्भर करती है। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट इसमें रह गया था, वो ये था, आपका अगर प्रीवियस क्लास का कुछ याद हो तो अपन ने उसमें ये बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें 5 एंगस्ट्रॉम से लेके 50 एंगस्ट्रॉम तक, 5 एंगस्ट्रॉम से लेके 50 एंगस्ट्रॉम तक सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनका खुलना और बंद होना किस पे निर्भर बताया था? उपापचयी क्रियाओं या मेटाबॉलिक रिएक्शंस पर। ये जो सूक्ष्म छिद्र है इस साइज के, इनके पास कुछ के पास तो पॉजिटिव चार्ज होता है और कुछ के पास नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। फिर अपन ने डिफ्यूजन की डेफिनेशन देखी थी, जिसे अपन बोल रहे थे विसरण। विसरण में अपन ने यही बताया था कि अणुओं का या पदार्थों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना क्या कहलाता है? विसरण। ठीक है। उसके बाद अपन ने एक टॉपिक लिया था छोटा सा, उसका नाम था परासरण, जिसे बोल रहे थे अपन ओस्मोसिस। क्या बोल रहे थे? ओस्मोसिस। सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन में क्या बताएंगे? जल के अणु या अणुओं का अपने कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर गमन करना या परिवहन करना परासरण या ओस्मोसिस कहलाता है। कम सांद्र विलयन से, जो जल के अणु है कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर गमन करेंगे तो क्या कहलाएगा? परासरण। यह 2 टाइप का होता है। पहला है अंतः परासरण, जिसे बोलते हैं एंडो ओस्मोसिस। क्या बोलेंगे? एंडो ओस्मोसिस। मैंने ये कहा कि जल के अणु अपने कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर जाएंगे। तो अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके तो 2 टाइप बताए अपन ने, अंतःपरासरण और बाह्य परासरण, वो भी समझ में आ जाएंगे। तो एक मैं डायग्राम बनाऊं आपके सामने। जैसे मान लो कि मैंने ये कोई
पात्र लिया है, इसमें मैंने यहाँ तक इसमें पानी भरा है, वाटर। इसमें मैंने कोई कोशिका रखी है, ये मैंने इसमें कोई कोशिका डाल दी। अब ध्यान देना, डेफिनेशन क्या थी इसकी ऑस्मोसिस की, कि जल के अणु अपने कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर, यानी तनु विलयन क्या होगा, पानी, क्योंकि ये शुद्ध पानी है, इसमें किसी भी प्रकार के भी मिलावट नहीं है, अपन ने कोई नमक नहीं मिलाया है, कोई चीनी नहीं मिलाई है, तो एक तनु विलयन है पानी। तो अपन बोल सकते हैं कि ये जो पानी है ये कम सांद्र विलयन है। अधिक सांद्र विलयन कहाँ पर है, इस कोशिका के अंदर, क्योंकि अपन को पता है कि कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है वो तनु विलयन नहीं होता, वो गाढ़ा होता है जेली के समान, क्योंकि इसमें केंद्रक भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, गुणसूत्र भी होते हैं, गोल्जी कोई भी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होती है, इसलिए ये अधिक सांद्र विलयन होता है। यानी कि इस कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य है उसमें पानी की मात्रा कम होती है, इसीलिए ये विलयन कैसा हो गया, अधिक सांद्र विलयन हो गया कोशिका के अंदर। लेकिन बाहर का जो शुद्ध पानी है जो क्या क्या कहलाएगा, तनु विलयन या कम सांद्र विलयन। तो होगा क्या, ये जो जल के अणु है ये अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, यानी कि बाहर से इस कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे, कोशिका झिल्ली के माध्यम से। तो अपन अंतःपरासरण में क्या लिखेंगे कि जल के अणुओं का बाहर से कोशिका के अंदर की ओर परिवहन अंतःपरासरण या एंडोऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक है, लेकिन अंतःपरासरण के लिए जरूरी चीज क्या है कि जो कोशिका है उसके बाहर का जो माध्यम है जैसे पानी है ये कैसा होना चाहिए, तनु विलयन होना चाहिए, यानी कम सांद्र होना चाहिए, तभी एंडोऑस्मोसिस होगा, तभी बाहर से अंदर इसमें पानी आएगा। जिसके कारण क्या होगा, ये कोशिका आमाप में बढ़ेगी और फूल जाएगी। कैसे, ऐसा ही डायग्राम और बना लूं मैं, ऐसे। पहले थोड़ी पिचकी हुई सी दिख रही थी अपन को, लेकिन अब ये फैलकर ऐसे गोल गोल मटोल हो जाएगी, खा पीकर तंदुरुस्त हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर अब बाहर से अंदर पानी चला गया, इसलिए फूल गई है। तो इसे अपन कहेंगे अंतःपरासरण। अंतः मतलब अंदर की ओर होने वाला। अंदर की ओर कब होगा, जब पानी बाहर से इस कोशिका के अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, दूसरा टाइप है इसका बाह्य परासरण, जिसे अपन बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। इसमें क्या होता है, इसके जस्ट उल्टा काम होगा। कैसे होगा, इसमें तो अपन ने जो पात्र में पानी लिया था वो तनु था, लिक्विड था, उसमें किसी भी प्रकार की अपन ने कोई चीनी नमक कुछ नहीं मिलाया था। अगर अपन इसी पानी में या इस पानी में चीनी मिला दे बहुत सारी, तो ये विलयन कैसा हो गया, पानी सांद्र विलयन हो गया। अब अपन इसके अंदर कोई कोशिका रखते हैं तो क्या होगा, कोशिका के अंदर जो पानी है वो कोशिका के अंदर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका कला से या झिल्ली से होता हुआ इस पात्र में आने लगेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बाहर का जो अपन ने विलयन लिया है वो तनु नहीं है, वो सांद्र विलयन लिया है, अपन ने उसमें चीनी घोल दी है बहुत सारी, इसीलिए जो कोशिका के अंदर जो विलयन है उसका कोशिका द्रव्य है वो कम सांद्र हो गया और बाहर का अधिक सांद्र हो गया। तो अपनी डेफिनेशन यही थी ऑस्मोसिस की, जो कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर गमन करते हैं जल के अणु। तो अपने आप इस कोशिका के अंदर के जो जल के अणु है वो अपनी कम सांद्र विलयन से इस बाहर के अधिक सांद्र विलयन में आना प्रारंभ हो जाएंगे, ऐसे। तो ये जो कोशिका है ये वापस पिचक जाएगी, जैसा पहले हो रखी थी वैसे वापस पिचक जाएगी। तो अपन अब कह सकते हैं कि एक्सोऑस्मोसिस में जल के अणु कोशिका के अंदर से
कोशिका झिल्ली से होते हुए बाहर की ओर आते हैं, जिसके कारण कोशिका में पानी की कमी हो जाती है और कोशिका पिचक जाती है। इसे कहेंगे अपन एक्सो ओस्मोसिस। एक्सो मतलब बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर। तो ये था एक्सो ओस्मोसिस। लेकिन इसमें शर्त क्या रहेगी, कब होगा ये, जब बाहर का जो माध्यम है, विलयन है, वो अधिक सांद्र होगा और कोशिका का कम सांद्र होगा, तभी होगा। ठीक है, तो ये थी ओस्मोसिस या परासरण की दो विधियां, अंतःपरासरण की और बाह्य परासरण की। इसी को समझाने के लिए एक मॉडल और है, ये तो आपने कर लिया होगा, डायग्राम बना लेना, कोई बड़ी वाली बात नहीं है, पहले भी अपनी ये चीज पढ़ी हुई है। ठीक है, आपने नाम सुना हो विकल्पी या माध्य द्वारा परिवहन। विकल्पी या माध्य द्वारा परिवहन। विकल्पी या माध्य द्वारा परिवहन, इंग्लिश में बोलेंगे फैकल्टेटिव या मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। फैकल्टेटिव या मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, हिंदी में विकल्पी या माध्य द्वारा परिवहन। अब इसको समझने के लिए मैं एक और डायग्राम बनाता हूं। ये कोई कोशिका है, ये इसका केंद्रक है, ये इसका साइटोप्लाज्म है और इसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। मैं कह रहा हूं कि विकल्पी या माध्य, कोई विकल्प है या कोई माध्यम है जिसके द्वारा परिवहन हो रहा है। वो विकल्प या माध्यम किसके पास होगा, इस कोशिका कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। अगर इसी को मैं इतने से भाग को सूक्ष्मदर्शी में बहुत अधिक आवर्धित करके देखूं तो मेरे को इसमें ऐसी संरचना दिखेगी, जिसमें ये वाला भाग तो बाहर वाला हो गया और इसके अंदर वाला इसका अंदर वाला हो गया। तो ये तो हो गई आउटसाइड, यानी कोशिका के बाहर की तरफ। ये हो गई इनसाइड, यानी कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म की तरफ वाला भाग। इसे अपन बोल देंगे सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखना, ये जो विकल्पी या माध्य द्वारा परिवहन है, यह क्रिया वाहक या कैरियर्स के माध्यम से होती है। वाहक नाम सुना होगा आपने पहले, जिन्हें बोलते हैं कैरियर। यह क्रिया वाहक या कैरियर के द्वारा होती है। वाहक या कैरियर प्रोटीन होते हैं या प्रोटीन से मिलकर बने हुए अणु होते हैं, प्रोटीन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ये जो क्रिया है, इसमें दो प्रकार की विधियां होती है या स्टेप्स होती हैं या क्रियाएं होती है। कौन कौन सी? ये जो वाहक या कैरियर है, जैसे मान लो कि इसकी सेल मेम्ब्रेन की बाहरी सतह पर ऐसे ऐसे यहां पर उपस्थित है। ठीक है, ऐसे। यह है वाहक या कैरियर। अब सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ कोई पदार्थ है या कोई अणु है या कोई आयन है, इनका ही ट्रांसपोर्ट होगा, इनका ही परिवहन होगा। तो जैसे मान लो कि फर्स्ट जो रिएक्शन मैंने बताया कि दो प्रकार की क्रियाएं होती है इस विधि में। तो फर्स्ट जो क्रिया होगी उसमें यह होगा कि जो पदार्थ है या जो आयन है वो कैरियर को पहचान कर उसके साथ बंध बनाएगा। ये बाहर की तरफ आउटसाइड यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ पाए जाने वाले
पदार्थ या अणु है, ये इस कैरियर को पहचानेंगे। जैसे मान लो कि इसने एक ने पहचान लिया और इसके साथ बंध बना लिया, यानी इस कैरियर के साथ ये कोई अणु या आयन जुड़ गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये उल्टा होगा ऐसे, और ये दूसरी रिएक्शन, पहली रिएक्शन में तो अभी क्या हुआ है, किसी पदार्थ ने या अणु ने कैरियर को पहचाना है, वाहक को पहचाना है और उसके साथ जुड़ गया है, बंध बना लिया है। दूसरी क्रिया में क्या होगा, वाहक और ये जो पदार्थ है ये सेल मेम्ब्रेन से होते हुए उसकी दूसरी साइड यानी कि अंदर की साइड जाकर ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। कौन, वाहक और पदार्थ। तो देखना ये यहां पे आके ऐसे, ये लो, यानी कि इस विधि में या विकल्पी या माध्य परिवहन में क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन की बाहर वाली सतह पर या सेल मेम्ब्रेन में जो कैरियर या वाहक होते हैं, प्रोटीन से बने हुए अणु होते हैं, इनको कोई पदार्थ या अणु जो कोशिका के बाहर की तरफ है वो पहचानेगा और इनके साथ बंध बना लेगा, पहली क्रिया में। तो दूसरी में क्या होगा, ये जो पदार्थ और अणु के मध्य जो बंध बना है ये अंदर की तरफ घूमेगा और कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें ले जाकर ये दोनों जो है इनके मध्य जो बंध बना है वो टूट जाएगा, जिसके कारण वाहक अलग हो जाएगा और कैरियर कोशिका के जो पदार्थ है जिसने बंध बनाया था वो अंदर आ जाएगा और वापस ये अपनी पुनः स्थिति में आ जाएगा। तो इसलिए मैंने ये तीर के निशान लगाए हैं। फर्स्ट रिएक्शन में जैसे ही बंध बना ये अंदर की ओर घूमा और इसने इस पदार्थ को अंदर रिलीज कर दिया। जैसे रिलीज किया वापस ये पहले की तरह घूम गया, तो ये तीर का निशान मैंने ऊपर कर दिया। तो ये प्रोसेस चलती रहती है, क्रिया चलती रहती है। तो ये था अपना विकल्पी या माध्य द्वारा परिवहन। विकल्प क्या है अपना, वाहक या कैरियर, ये वाला। तो समझ में आ गया होगा आपको। मैंने ये वाला डायग्राम बनाया है, फिर उसके बाद आवर्धित करके ये वाला डायग्राम बनाया है जिसमें सेल मेम्ब्रेन की ये बाहरी सरफेस है आउटसाइड, ये है अंदर की साइड, इसे अपन बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है। तो ये था अपना निष्क्रिय परिवहन, जिसमें अपन ने उसकी डेफिनेशन भी देखी, सांद्रता प्रवणता के बारे में भी जाना, विसरण के बारे में भी जाना, परासरण के बारे में भी जाना, उसके दो प्रकारों के बारे में भी जाना और निष्क्रिय परिवहन को समझने के लिए विकल्पी या माध्य परिवहन को भी जाना। नेक्स्ट जो क्लास होगी अपनी उसमें अपन सक्रिय परिवहन, जो कोशिका कला अभिगमन टॉपिक था अपना, उसके 2 टाइप थे या 2 विधियां थी। पहला था निष्क्रिय परिवहन या पैसिव ट्रांसपोर्ट, जो अपना पूरा हो गया है आज। नेक्स्ट जो होगा विधि जो होगी वो है सक्रिय परिवहन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक्टिव रूप से होने वाला। सिंपल वर्ड में मैं कहूँ, ये एग्जाम्पल लूँ इसका, तो जो मैंने एग्जाम्पल लिया था निष्क्रिय परिवहन में कि एक बाथरूम की जो टंकी पानी से भरी हुई है उसमें से पानी निकालने के लिए किसी मोटर की आवश्यकता नहीं होती, ऑटोमेटिक नल खोला और पानी आ गया। तो इसमें इसीलिए अपन ने उसमें लिखा था कि उसमें ऊर्जा की आवश्यकता या खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इसका नाम निष्क्रिय परिवहन है। लेकिन सक्रिय परिवहन में जैसे मान लो टंकी खाली है तो उसको भरने के लिए अपन को मोटर चलानी पड़ेगी और मोटर चलेगी तो ऊर्जा खर्च होगी, यानी अपनी लाइट खर्च होगी। तो इसीलिए अपन बोलेंगे कि सक्रिय परिवहन में पदार्थ जो है अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करेंगे, जिसके लिए ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी एटीपी के रूप में। एटीपी का नाम सुना होगा आप सभी ने, एटीपी। इसके रूप में अपने शरीर के अंदर कोशिकाओं में ऊर्जा संग्रहित रहती है, तो इसके रूप में एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऊर्जा खर्च की जाएगी। इसीलिए इस विधि को क्या नाम दिया गया है, सक्रिय परिवहन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।